एक दिन कॉलेज में आते जाते हुए वंदना और पूरब की टक्कर होती है और इसी के साथ दोनों की बात शुरू हो जाती है, जिस पर माफी मांगते हुए वंदना बोलती है। माफ करना, वैसे क्या नाम है आपका? जी जरूर, मेरा नाम पूरब है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है और मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। और आप यहाँ कहाँ से हो? और मैं पास में ही रहता हूँ, यहीं पे। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में माँ, पापा और मैं हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में भी माँ, पिताजी और मैं ही रहती हूँ। इस तरह इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इन दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ ही समय की बातों और मुलाकातों के चलते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही शादी के बारे में सोचने के लिए मिलते हैं। और बात करते हुए पूरब बोलता है। वंदना, मुझे तुमसे प्यार है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं शादी करना चाहता हूँ, तभी तो तुमसे पूछा। बस तो फिर क्या, अपने घर वालों को रिश्ता लेके भेज दो मेरे घर पे। ठीक है, भेजना क्या है, मैं जल्दी तुम्हारे घर पे आऊंगा मम्मी पापा को लेकर रिश्ते की बात करने। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और इनकी शादी भी हंसी खुशी से हो जाती है। शादी के बाद वंदना की पहली रसोई का दिन होता है और वो परेशान दिखाई देती है क्योंकि वंदना को खाना बनाना तो आता ही नहीं था। तभी उसकी सास कोकिला बोलती है। अरे बहू, क्या हुआ? ये तो तुम्हारी पहली रसोई है ना इस घर में, और तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है, मुझसे पूछो। जी माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये तो बस सब सोच के परेशान हूँ थोड़ा। अरे हाँ, पता तो है मुझे भी इस बारे में। कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी पहली रसोई है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है माँ जी, शुक्रिया आपका। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जल्दी ही खाना बनाना सीख लूंगी। अपनी बात के मुताबिक वंदना जल्दी ही खाना बनाना सीख लेती है। कोकिला को चलने में तकलीफ होती है तो अपनी बहू से कहती है। बहू, मैं थक गई हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लग रही है, तो कहो अब क्या किया जाए? पर माँ जी, घर पहुँचते पहुँचते मुझे देर लगेगी। हम यहीं पर ही कुछ खा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर क्या खाएंगे हम यहाँ? देखिए माँ जी, वहाँ पर सामने एक कचौड़ी की दुकान दिखाई दे रही है। हाँ, दिख तो रही है मुझे भी। ठीक है, चलते हैं वहाँ पर। फिर दोनों वहाँ से कचौड़ी खाकर अपने घर वापस चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद कोकिला को कचौड़ियाँ खाने की इच्छा फिर से होती है तो वो वंदना से कहती है। वंदना, मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन है, पर उसके लिए तो हमें फिर से बाजार जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं जाना पड़ेगा आप कहीं भी। अरे लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया जो हमें बाजार में नहीं जाना पड़ेगा? उस दिन जब आप कचौड़ी खा रहे थे ना माँ जी, तो मैंने उस बीच कचौड़ी वाले भैया से कचौड़ी की रेसिपी पूछ ली थी। अब तो मैं वही कचौड़ियाँ घर पे बना लूंगी। अरे वाह बहू, तुम्हें तो बहुत अच्छा शौक चढ़ गया है कचौड़ी बनाने वाला। चलो ठीक है, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। जी माँ जी, शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो। वंदना कचौड़ियाँ बनाती है और घर में सभी को खिलाती है तो सभी घर वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। वंदना को ये सब बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद सबसे अपने दिल की बात बोलते हुए कहती है। मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, कहो, क्या कहना है तुमको? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो अब मैं अपना ढाबा खोलना चाहती हूँ। तो खोलो बहू, तुम्हें मना किसने किया है? सच में पिताजी, मैं ढाबा खोल सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, सच कह रहा हूँ मैं। सोच लो अच्छे से, क्या तुम अकेले ढाबा संभाल लोगी? खाना बनाने के अलावा भी कई काम होते हैं ढाबे पर, कोई और तुम्हारे साथ नहीं होगा। ठीक है, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर वंदना सोच में पड़ जाती है और मन में ही बोलती है। खाना तो मैं बना लूंगी, बाकी का काम कौन देखेगा? जैसे हिसाब देखना, टेबल पे सबको खाना खिलाना। और पूरब जी भी मेरा साथ नहीं दे सकते क्योंकि उनका तो खुद का काम है ना। ऐसे ही रातें गुजर जाती हैं और अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर खाना लगाते हुए वंदना सबसे बोलती है। आप सभी खाने के टेबल पे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। वंदना, क्या सोचा है तुमने ढाबा खोलने के बारे में? मैं अकेले कैसे संभालूंगी हिसाब किताब, और बाकी के सारे काम रहने देते हैं ना। शौक ही तो है, घर में ही पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक ही कह रही हो तुम। क्या ठीक कह रही है वो? उसका मन उदास हो गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी तो काम है ना। उसका साथ देने के लिए अब कोई है भी तो नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो हम अपनी बहू के साथ हैं और उसका शौक भी पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। क्या पिताजी, आप सही में दोगे वंदना का साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी बहाने मुझे भी कमाने का अवसर मिल जाएगा। वैसे भी इस उम्र में मुझे काम कौन ही देगा भला। बाकी रही सही कसर मैं पूरी कर देती हूँ इन दोनों का साथ देकर। चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। शुक्रिया माँ जी और पिताजी,
आप दोनों बहुत अच्छे हो जो मेरा साथ दे रहे हो मेरे इस शौक को पूरा करने के लिए। और ऐसे ही वंदना और उसके सास ससुर मिलकर ढाबे की सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेते हैं और वंदना का ढाबा खुल जाता है। उसके ढाबे पर आने वाले सभी ग्राहक उसके खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन ढाबे के इतना चलने पर भी अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ग्राहकों के बीच ढाबे के नाम को लेकर बातें चल रही होती हैं। ये सुनकर वंदना सोचती है, हमने अभी तक अपने ढाबे का कोई नाम ही क्यों नहीं रखा है, और इस काम का तो नाम भी होना चाहिए ना। अगले दिन सुबह रसोई में जब वंदना और उसकी सासू माँ खाना बना रही होती है तो वह अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, हमने अभी तक अपने ढाबे का कोई नाम ही नहीं रखा है, आप ही कोई नाम बताइए ना। इस बारे में हम सब के साथ मिलकर बातें करेंगे। अगले दिन सभी बैठे होते हैं कि तभी पूरब बोलता है, वंदना, क्या सोच रही हो तुम? अपने ढाबे का नाम सोच रही हूँ, अभी तक तो कुछ रखा ही नहीं है मैंने। हाँ, कह तो सही रहे हो तुम, पर क्या नाम रखा जाए? ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोकिला और संजय भी आ जाते हैं और फिर कहते हैं, जिसके शौक की वजह से ढाबा खुला है और जिसके हाथों का खाना भी सब ग्राहक खाते हैं, तो ढाबा भी तो उसी के नाम पे होना चाहिए ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, पिताजी सही कह रहे हैं। मेरे नाम पर इस ढाबे का नाम रखोगे ससुर जी? हाँ बहू, पर तुम्हारे नाम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे गुण और तुम्हारे शौक के चलते इस ढाबे का नाम रखा जाएगा। ठीक है पापा जी, क्या नाम होगा इसका? हाँ पिताजी, अब बता भी दीजिए ना। अरे अब बात भी बता दो ना, दोनों बच्चों को देखो कितना खुश हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ, बताता हूँ। सुनो सब, क्योंकि ये ढाबा बहू के शौक और उसकी हिम्मत की बदौलत चल रहा है, तो इसका नाम हम रखते हैं खाना बनाने वाली शौकीन बहू का ढाबा। वाह पिताजी, क्या नाम रखा है आपने, एकदम बिल्कुल मेल खाता है। अरे हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। हाँ ससुर जी, इससे तो मेरी शौक का पता चलता है। इस तरह से वंदना के ढाबे का नाम उसके ही गुण और शौक के अनुसार पड़ जाता है और इस प्रकार उसके परिवार के लोग हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देवयानी अपने पोते अजीत और उसकी पत्नी खुशी के साथ रहा करती थी। खुशी बड़े ही मॉडर्न मिजाज की थी, लेकिन देवयानी थोड़े पुराने ख्यालात की थी, जिसके चलते वो हमेशा खुशी पर रोक टोक करती रहती थी और ये चीज खुशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो देवयानी के कमरे में जाती है और उसकी नजर उसकी बेड के किनारे रखी पुरानी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है, इसी छड़ी के सहारे मेरी दादी जी पूरे घर में घूमती रहती है ना। जब ये छड़ी ही नहीं रहेगी तो पूरे घर में कैसे घूमेगी? ना ये पूरे घर में घूम पाएगी और ना ही मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक पाएगी। सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। खुशी अपने हाथों में छड़ी लिए ये सब सोच ही रही होती है, तभी देवयानी दीवार का सहारा लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और खुशी के हाथों में अपनी छड़ी देखकर कहती है, बहू, तू मेरी छड़ी के साथ क्या कर रही है? मुझे मेरी छड़ी वापस कर, अभी के अभी। मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी तुझे अभी सुकून नहीं मिला, जो मेरी छड़ी भी लेने आ गई। मुझे आपकी इस पुरानी छड़ी की जरूरत नहीं है। वैसे भी छड़ी लेकर चलने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। इसकी जरूरत मुझे नहीं, आपको ही है। और वैसे भी आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही क्या है जो मैं आपसे कुछ छीनूंगी? काश मुझे तेरी और अपने पोते की असलियत पहले से पता होती, तो मैं कभी तुम लोगों के छलावे में नहीं आती। मुझसे ही तुम लोगों को समझने में गलती हो गई। हम लोग आपको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, आपको रहने के लिए छत दे रहे हैं, वही बहुत है। वरना अगर कहीं आपको अपना आगे का जीवन सड़क पर गुजारना पड़ता तब पता चलता आपको। खुशी इतना कहकर गुस्से में कमरे से निकल जाती है और नीचे जाकर रसोई में काम कर रही अपनी नौकरानी रानी से कहती है, आज दादी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जुबान बहुत चल रही है। कुछ दिन तक जब खाना नहीं मिलेगा ना तो अपने आप ही जुबान बंद हो जाएगी। मुझे उल्टा बोल रही है। अब पता चलेगा कि मुझे उल्टा बोलने का क्या नतीजा होता है। लेकिन मालकिन, अगर मैं दादी को खाना नहीं दूंगी तो दादी दवा कैसे खाएंगी? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोचिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसके मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उसका कोई काम भी नहीं है। मालकिन, बात जरूरत की नहीं है, बल्कि बात उनके सेहत की है। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। बेचारी कितनी बूढ़ी है, छड़ी के सहारे चलती है। तुम्हें इस घर में नौकरानी किसने रखा है, दादी ने या मैंने? ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अपने काम से काम रखो और आगे से अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करना।
खुशी इतना कहकर रसोई से चली जाती है और आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद जब रानी नाश्ता लेकर देवयानी के कमरे में नहीं जाती तो वो अपने कमरे से छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और रानी को एक छड़ी मारते हुए कहती है, इतनी देर से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है। दवा भी खाना है, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरे घर में एक बुढ़िया है, तुम सब लोग मिलकर उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हो। अरे दादी, तो आप ही अपनी छड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों कर रही है? कहने को तो ये पुरानी छड़ी है, लेकिन लगती बहुत जोर से है। अभी तो धीरे से, वो भी सिर्फ एक ही छड़ी मारी है। अगर पूरी जान लगाकर मार दिया ना तो आंसू भी नहीं रुकेंगे। जल्दी बता मुझे, खाना क्यों नहीं दिया तूने अभी तक, या एक और लगाऊं? अरे दादी, अगर आपको छड़ी मारने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपनी बहू को मारिए। उसी ने मुझे आपको खाना देने के लिए मना किया है। बेवजह आप मुझ पर छड़ी बरसाई जा रही है। मुझे खाना देने से मना कर रही है ना? इसे तो अभी बताती हूँ। समझती क्या है ये अपने आप को? देवयानी इतना कहकर छड़ी के सहारे टक टक कर खुशी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशी प्लेट भर कर फ्रूट बगल में रखकर उसे खा रही है, साथ ही वो टीवी देख रही है। तभी देवयानी खुशी के पास जाकर अपनी छड़ी से उसे मारते हुए कहती है, यहाँ खुद बैठकर आराम से फल के ऊपर फल दबा रही है और मुझे खाना भी नहीं दे रही। आज तुझे भी पता चलेगा कि दादी की पुरानी छड़ी मुझे खाना नहीं देगी। तू, तेरी इतनी हिम्मत। दादी, आप ये क्या कर रही है? मुझे चोट लग रही है। बंद करिए छड़ी मारना, वरना मैं आपकी छड़ी तोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं। तू मेरी छड़ी तोड़ेगी? उससे पहले तो मैं अपनी पुरानी छड़ी से मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगी। आज के बाद दोबारा ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। देवयानी इतना कहकर अपनी पुरानी छड़ी से खुशी की बहुत धुलाई करती है। तभी उसका पोता अजीत वहां आ जाता है और अपनी दादी की छड़ी पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ दादी, आप खुशी को क्यों मार रही है? अरे क्या कर दिया इसने? इसने अपनी नौकरानी को मुझे खाना देने के लिए मना किया है। पूरा दिन मुझे भूखा मार दिया, तो मारू ना तो और क्या करूं? अच्छा ठीक है, माफ करो, इससे गलती हो गई होगी। आप कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। और खुशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई अपने से बड़े के साथ भला ऐसे करता है? थोड़ी देर बाद देवयानी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन खुशी और अजित मार्केट से घर आकर सोफे पर बैठते हैं और खुशी की नजर फिर से सोफे पर देवयानी की रखी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसे दादी से खाई हुई मार याद आती है और वो गुस्से में उस छड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो छड़ी बीच में खुल जाती है और उसके अंदर छिपा हीरो का हार बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अब समझ में आया कि दादी अपनी पुरानी छड़ी को क्यों नहीं बदलना चाहती थी, क्योंकि इसके अंदर हीरो का हार जो था। आपकी दादी तो बड़ी ही तेज निकली। ये तो वही हीरो का हार है जिसे मैंने अपनी शादी के टाइम पर दादी के गले में देखा था। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद मैंने दादी से इस हार के बारे में कितना पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आज तो इनका राज सबके सामने आ ही गया। अब ये हार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रहने दो यार, वैसे भी हमने दादी से धोखा करके सब कुछ तो ले ही लिया है, एक हार ही तो उनके पास बचा है। रहने दो, मत लो यार। आपका दिमाग खराब है? उनके लिए मैं हीरो का हार छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन दादी ने मेरी बहुत पिटाई करी थी, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। खुशी इतना कहकर जैसे ही छड़ी को उठाकर उसमें से हीरो का हार निकालने की कोशिश करती है, तभी देवयानी वहां आ जाती है और उससे अपनी छड़ी छीन कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को हाथ लगाने की? दोबारा मेरी छड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। छड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी, आपकी पुरानी छड़ी का राजा सबके सामने आ गया है। आपने इसमें हीरो का हार किसके लिए छिपा रखा है? एक काम करिए, छड़ी आप रख लीजिए और ये हीरो का हार मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैं तुझे नहीं देने वाली हूँ। फिर तू चाहे मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, ये हार मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही दूंगी।
जब वो मुझसे मिलने आएगी। दादी, तब तो आपको भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी वही है। तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पागल हो क्या? ये चीज दादी को मत बताओ, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं ये हीरो का हार लूंगी, या तो इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी, फिर चाहे इनके साथ कुछ भी हो। खुशी इतना कहकर अपनी दादी को उसकी बेटी के मरने की सच्चाई बता देती है, जिसे सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसको अटैक आ जाता है और वो वहीं सबके सामने अपना दम तोड़ देती है। ये कहानी है वैष्णवी नाम की लड़की की, जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो हर किसी की मदद करती है और सबके साथ दयालु व्यवहार रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी बाजार में सब्जियां ले रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैष्णवी बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है और नीचे जमीन पर बैठी केले बेच रही है कि तभी वैष्णवी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे कहती है, अम्मा ये केले कैसे दे रही हो? बिटिया, 1 दर्जन 40 रुपए के हैं। अम्मा अगर मैं सारे ले लूं तो आप कितने भाव लगाओगी? बूढ़ी औरत जमीन पर रखे केले को गिनने लगती है कि तभी वैष्णवी जमीन पर रखे सारे केलों को अपने बैग में रख लेती है और अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के सर पर अपने दोनों हाथों को प्यार से फेरते हुए उससे कहती, बिटिया, भगवान तेरा हमेशा ही भला करे, तुझे हमेशा खुश रखे। और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी उन केलों को लेकर अपने घर आ जाती है। इतने सारे केले देखकर वैष्णवी की माँ सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? इतने सारे केले क्यों लेकर आई है तू? तुझे सब्जी लेने भेजा था या फल लेने? वैष्णवी अपनी माँ सरला को बताती है कि कैसे एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगकर केले बेच रही थी, जिस वजह से उसने वो सारे केले खरीद कर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सरला कहती है, अच्छा, वो बूढ़ी औरत मर रही होती तो क्या तू उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती? तेरी इसी आदत के चक्कर में हम रोड पर ही आ जाएंगे। ज्यादा ही दानी बाबा हो गई है तू, जो हर किसी को कुछ न कुछ देकर आ जाती है। और अब मैं क्या करूँ इस केले का? दिन रात अब इसी की सब्जी बनाऊं? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने उनकी मदद ही की है और किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ, तुझे कहाँ कुछ गलत लगता है? तुझे तो सब ठीक ही लगते हैं इस दुनिया में। तू ही देवी है जो सबका भला करने में लगी है। पता नहीं शादी के बाद क्या कैसे करेगी। यही हाल रहा ना तो सास तुझे अगले ही दिन घर से निकाल देगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी अपनी दोस्त अंजलि के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है जो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था और हर किसी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था कि तभी वैष्णवी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और पास के ही ढाबे से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर वैष्णवी की दोस्त अंजलि उससे कहती है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये दया की देवी बनकर इतने पैसे तू इस भिखारी पर खर्च कर रही है। क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी और उसकी हालत देखकर सच में लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अरे नहीं खाया तो तुझे क्या करना है? तू क्यों देवी बनकर अपना सारा पैसा उस भिखारी पर लुटा रही है? अंजलि की बातों का वैष्णवी पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से होती है। एक दिन वैष्णवी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास मेघना वहाँ आती है। मेघना देखती है कि सिंक में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर मेघना वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या बना रही है? खाना बनाने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया और ये झूठे बर्तन ये नहीं दिखाई दे रहे तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कर ही रही थी। ठीक है, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। ये अब मुझे नहीं पता, सबके नाश्ते का समय हो गया है, जैसे करना है कर, 10 मिनट में खाना बस चाहिए मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा आटा होगा? वो क्या है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स में रोटी रखने के लिए आटा नहीं है, सुबह ही खत्म हो गया।
विमला की ये बात सुनकर वैष्णवी अपने रसोई में से एक कटोरी में आटा लाती है और उसे दे देती है। वैष्णवी आटा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये सब देखकर वैष्णवी के पास जाकर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों री, मेरा राशन दे रही है? तेरी माँ यहाँ भर भर के गई है क्या राशन, या तेरा बाप जो तू ऐसे दान कर रही है मेरे खाने को? बहुत बड़ी देवी है जो घर का राशन दान कर रही है। मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, माफ कर दीजिए माँ जी। वैष्णवी की सास की ये हरकत देखकर विमला मेघना के पास जाकर कहती, अरे ये क्या कर रही है आप? भगवान के लिए उसे छोड़ दो। लीजिए अपना आटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही। लेकिन आप अपनी बहू को छोड़ दो, इस तरह की हरकत मत कीजिए। अब तो विमला सारे मोहल्ले में इस बात को बता देती है कि वैष्णवी की सास मेघना उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपनी बहू वैष्णवी से कहती है, सुन बहू, मुझे नहाना है तो पहले मेरे लिए गर्म पानी कर दे बाथरूम में। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती हूँ। कुछ देर में वैष्णवी पानी को गर्म करके बाथरूम में रख देती है और अपनी सास मेघना के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने पानी बाथरूम में रख दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। मेघना बाथरूम में जाती है और बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रखी हुई थी और मेघना गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाए बिना ही उसमें अपना हाथ डाल देती है और मेघना का हाथ जल जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी बहू वैष्णवी को आवाज देती है। सास की आवाज सुनकर वैष्णवी बाथरूम में आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, अब ठीक तो है ना? करम जली, तो मुझे इस गर्म पानी में जलाकर मारना चाहती थी ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेघना अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उस गर्म पानी की बाल्टी में डाल देती है। काफी देर तक हाथ उसका उसी में डुबोए रखती है। वैष्णवी बहुत तेज चिल्लाती है, माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की, माँ जी मेरा हाथ। वैष्णवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज अब मोहल्ले में जा रही थी। अब मोहल्ले के काफी लोग उनके घर में आ गए थे और आपस में बातें बनाकर बोल रहे थे, अब मेघना का अपनी बहू के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम सब ये और नहीं देख सकते। क्यों भाइयों बहनों, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। कुछ देर में मेघना के घर पुलिस आ जाती है। मेघना से सवाल जवाब करने लगती है। वैष्णवी भी डर के मारे सिसक रही थी। पुलिस वाला वैष्णवी के पास जाकर कहता है, आईपीसी की धारा 498 के तहत ससुराल वालों द्वारा किया गया कोई भी अत्याचार कानूनी जुर्म है, जिसके कारण अभी हमें आपकी सास मेघना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस की ये बात सुनकर वैष्णवी अपनी सास की गलतियों को माफ करके और घर की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे घर का आपसी मामला है। माँ जी के हाथ से ये बाल्टी गलती से गिर गई थी, जिससे मेरा पूरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी और मोहल्ले वालों को लगा कि मेरी सास मुझ पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हमें बुलाकर हमारा टाइम खराब किया? इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ भी खत्म होने लगती है, लेकिन विमला वहाँ से नहीं जाती और मेघना के पास आकर उससे कहती है, देख, तूने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहू ने फिर भी तेरा साथ दिया और तुझे पुलिस से बचाया। तेरी बहू किसी देवी से कम नहीं है, इसकी कद्र कर। हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती है। विमला की बात सुनकर मेघना को खुद की हुई हरकत पर शर्म आती है और वो अपनी बहू से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है।